नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। लीगल अवेयरनेस में आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो है जो 1 जुलाई से जो कानून लागू हो रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता पे बात मैंने पिछले वीडियोस में कर ली है कि जो पहले आईपीसी थी उसको हटाकर भारतीय न्याय संहिता लाई गई, उसमें क्या क्या बदलाव हैं, क्या प्रमुख बदलाव हैं, इस पर बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। आप उसकी जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, और ये बदलाव सीआरपीसी को बदलकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बदलकर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई जा रही है। इस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। अभी आपने हाल ही में देखा, जब चुनाव ख़त्म हो गए तो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पहली मीटिंग करी और पहली मीटिंग में ही उन्होंने कहा, जो नए कानून पे मीटिंग करी उन्होंने, जो बदलाव होने वाले हैं उसके ऊपर, और उन्होंने इस बारे में कहा कि दंड की जगह न्याय पर आधारित है नए आपराधिक कानून। हर जिले में फॉरेंसिक लैब बनाए जाएंगे क्योंकि नए कानून में उनकी ज़रूरत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी क्योंकि नए कानून में उसकी ज़रूरत है। इन सब पे योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया है। ई कोड बनाए जाएंगे, साक्ष्यों का संकलन करने के लिए डेटा एनालिस्ट की पोस्ट क्रिएट की जाएगी। दस्तावेज जो है उसका डिजिटाइजेशन होगा। इस सब के लिए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस लखनऊ का सहयोग लें। हर ज़िले में ये तैनाती होनी है। 75 ज़िले हैं, उस सब में फॉरेंसिक लैब जो है बनाए जाने हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अब अभियुक्तों की पेशी होगी क्योंकि नए कानून में इसकी व्यवस्था की गई है। इसी सारे विषयों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। ये मैंने इसलिए रेफरेंस दिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और ये बदलाव आ रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से ये कानून लागू होने जा रहे हैं। अब ये बात करने वाला हूँ मैं कि क्या क्या प्रमुख बदलाव हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो पिछले सीआरपीसी में नहीं थे, या क्या क्या दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है उसके बात करना। क्योंकि आईपीसी या जो पहले थी उसको तो भारतीय न्याय संहिता में बदल गया, क्या सेक्शन क्या दंड होंगे ये तो आप जान गए, लेकिन प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाला है उसकी कुछ प्रमुख बातें। सारी प्रक्रिया तो नहीं बता सकता मैं क्योंकि बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा, लेकिन कुछ जो प्रमुख बदलाव हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो सीआरपीसी की जगह पर लाई जा रही है, और सीआरपीसी जो है वो गिरफ्तारी, अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करती है। कैसे मुकदमा चलेगा, कैसे जमानत होगी, कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट क्या करेगी, कैसे, इस बारे में प्रक्रिया बताती है वो। बीएनएसएस मतलब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा जिन भी मामलों में है उसमें जो है फॉरेंसिक साइंस जांच को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। और फॉरेंसिक विशेषज्ञ फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और उसकी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थल जो है जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन जो जो क्राइम प्लेस जो है वहाँ का दौरा करेंगे। जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे वो उस जगह का दौरा करेंगे। सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित होगी। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण जिसमें डिजिटल सबूत की संभावना है को जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। ये नई चीज़ लाई गई है जो सीआरपीसी में नहीं थी। अगर कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसकी गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकेगा और फैसला भी सुनाया जा सकेगा। ये भी एक बदलाव है जो लाया गया है इस नई संहिता में। जांच या कार्रवाई के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ साथ उंगलियों के निशान, आवाज़ के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से भी नमूने इकट्ठे किए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये भी एक बदलाव है कि आपसे पुलिस जो है आपकी आवाज़ का नमूना, सिग्नेचर का नमूना, लिखावट का नमूना ये मांग सकेगी अगर आप अरेस्ट नहीं हैं फिर भी। अब पहले क्या होता था कि जो नई संहिता है उसमें 15 दिन तक पुलिस को हिरासत की अनुमति देता है, पुलिस हिरासत की अनुमति है, जिसे न्यायिक हिरासत में 60 या 90 दिन की अवधि के शुरुआती 40 या 60
दिनों के भागों में रखा जा सकता है। अगर पुलिस ने 15 दिन की हिरासत अवधि समाप्त नहीं की है तो इस प्रावधान से पूरी अवधि के लिए जमानत का इनकार किया जा सकता है। मतलब बेल में भी अब समस्या खड़ी होगी। अपराध की आय से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की शक्तियों में वैसे सुरक्षा उपाय नहीं हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून में दिए गए थे। ठीक है। अगर कोई आरोपी किसी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि को काट चुका है, मतलब अगर उसको 10 साल की सज़ा हुई है और वो 6-7 साल काट चुका है, तो सीआरपीसी उसके ज़मानत के लिए प्रावधान कर देती थी कि ठीक है भाई 10 साल की सज़ा है और सीआरपीसी में था कि हाँ भाई मैक्सिमम पनिशमेंट वो काट चुका है, तो उसको बेल मिलने की संभावना बढ़ जाती थी सीआरपीसी में जो प्रोविज़न थे उसके हिसाब से। लेकिन जो नई संहिता है उसमें कई आरोप अगर आपके ऊपर लगे हुए, कई सारे आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि कई मामलों में कई सेक्शन के आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए इस प्रावधान में जमानत की गुंजाइश कम हो जाती है। अब आपके ऊपर अगर कई सारे अपराध, कई सेक्शन लगे हुए हैं, अलग अलग अपराध, आप उसमें दोषी हैं और आप मैक्सिमम सज़ा आप काट भी चुके हैं, उदाहरण के लिए अगर आपको 10 साल की सज़ा हुई, अब 6-7 साल काट चुके हैं, फिर भी आप जमानत की उम्मीद सीआरपीसी में अभी तक तो लगा लेते थे कि 6-7 साल कट गए जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब जो है नए प्रावधानों के अंतर्गत ये एक कठिन खेल हो गया है कि जमानत की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी। आपकी मिलेगी जमानत, वो वकील आपके डिसाइड करेंगे क्या बहस करनी है। अभी तो इसको भी जो तीनों नए कानून आ रहे हैं उनको भी काफ़ी सारे कसौटी पे कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई सारी पिटीशंस होंगी इनको लेके कि क्या बदलाव हुए, कैसे इसमें क्या संशोधन किए जाएँ। अभी जजमेंट भी आएंगे इनके ऊपर कई सारे, तो अभी बदलाव होते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्थिक अपराधों सहित कई मामलों में हथकड़ी के उपयोग की अनुमति दी गई है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध है, लेकिन इसमें अनुमति दी गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा कोई मामला आता है तो क्या उस पर अपना व्यू देगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। सीआरपीसी में बदलावों पर उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिश जैसे सजा संबंधी दिशा निर्देशों में सुधार, अभियुक्त के अधिकारों को संहिताबद्ध करना बीएनएसएस में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें संहिता में शामिल नहीं किया गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है जो बीएनएसएस में मेडिकल जांच के बारे में है कि सीआरपीसी जो है बलात्कार के मामलों सहित कुछ मामलों में आरोपी के मेडिकल जांच की अनुमति देती है। ऐसी जांच कम से कम एक उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे जांच का अनुरोध कर सकता है। पहले सीआरपीसी में जो प्रोविज़न था कि कम से कम उप निरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी होना चाहिए तो जांच होगी, अब इस बिल में है कि कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे जांच का अनुरोध कर सकता है। विचाराधीन कैदियों की हिरासत के बारे में सीआरपीसी में था कि अगर किसी आरोपी को कारावास की अधिकतम अवधि का आधा समय हिरासत में बिताया है तो उसे व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जाना चाहिए। यह मृत्युदंड वाले अपराधों पर लागू नहीं था। इस बिल में कहा गया है कि यह प्रावधान इन पर भी लागू नहीं होगा। आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों के मामले में कार्यवाही लंबित हो, मतलब अगर आजीवन कारावास भी आपको मिला है तो भी ये रूल नहीं लागू होगा कि आप बेल आउट हो पाएँ व्यक्तिगत बांड पे, और या एक से अधिक अपराध जो अभी मैंने पहले बात की तो भी आपको मुश्किल है मिलना। फॉरेंसिक जांच की बात मैंने बताई कि 7 साल की सज़ा जिसमें फॉरेंसिक जांच जो है उसमें लागू है। हस्ताक्षर उंगलियों की बात मैंने आपको बता ही दी। प्रक्रिया के लिए समय सीमा जो है बनाई गई है कि जैसे किसी बलात्कार पीड़ित की जांच करने वाले चिकित्सक को 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अन्य निर्दिष्ट समय सीमा शामिल है बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना है, जिसे 60 दिन तक विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। पीड़ित को 90 दिन के भीतर जांच की प्रगति के बारे में बताना है। सत्र अदालत द्वारा आरोपी की सुनवाई 60 दिन के भीतर आरोप तय करना है। सत्र अदालत को जो आरोपी की सुनवाई करती है तो चार्ज जो फ्रेम होने, आरोप जो तय करने वो 60 दिन के भीतर कर लेने हैं। अदालतों की जो हायरार्की है, जो ऊपर से नीचे तक जो बना हुआ है सिस्टम अपने यहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अलग अलग जजेस हैं, तो उसके बारे में है।
सीआरपीसी भारत में फौजदारी मामलों में अदालतों में एक हायरार्की तय करती है। ये अदालतें इस प्रकार हैं, जैसे मजिस्ट्रेट अदालत होती है, फिर उसके अधीनस्थ अदालतें होती हैं, सत्र अदालतें होती हैं, जिसमें सत्र न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय होता है, फिर सर्वोच्च न्यायालय होता है। और कुछ मामलों में जो है मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है सीआरपीसी। राज्यों के लिए 10 लाख से अधिक मेट्रोपॉलिटन के बारे में, मजिस्ट्रेट के बारे में बात करती है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट जुडिशल में जो असिस्टेंट जज जो है, असिस्टेंट सेशन जज, ये दोनों पोस्टों को इस नए कानून में हटा दिया गया है। अब कुछ बातें हैं जो जिससे लग रहा है कि पुलिस की पावर जो है इस नए कानून में बढ़ जाएगी, क्योंकि हिरासत के मामले में, पुलिस कस्टडी के मामले में, हथकड़ी के प्रयोग के मामले में हमेशा विषय उठता रहा है, और इसमें पावर कुछ इस नए कानून में लग रहा है कि जब्ती के कानून, हिरासत के कानून, गिरफ्तारी के कानून से लग रहा है कि पुलिस की प्रक्रिया में पुलिस की ताकत जो है थोड़ी बढ़ जा रही है। तो मैंने कुछ आपको बातें इस नए कानून के बारे में बताई, जो बदलाव हो रहे हैं, जो दंड प्रक्रिया संहिता पे नागरिक सुरक्षा संहिता आ रही है। आशा है आपको पसंद आया होगा। ये बदलाव आप ध्यान से सुने समझे, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके शामिल होने वाला है, या आपके आसपास आपको ये घटता हुआ दिखाई देगा जुलाई 1 तारीख से। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और कई सारे बदलाव हैं जिन पे बात करने के लिए बहुत लंबे वीडियोस चाहिए या थोड़ा और समय चाहिए। फ़िलहाल आप लोग इतनी बातें देखें, अगर और कुछ लगेगा तो मैं और कुछ नई बातें आपके लिए लेकर सामने आऊँगा। धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।